नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकाल। गुप्तकाल में भी भाग 2। तो शुरू करते हैं। गुप्तकाल की अगर बात करें तो गुप्तकाल का टाइम पीरियड है 275 से 550 ईस्वी। पिछली कक्षा में हमने देखा कि गुप्त शासक कौन थे। तो गुप्त शासक जो थे कुषाणों के सामंत थे। अलग अलग विद्वानों ने बताया कि गुप्त शासक, कोई कह रहे हैं कि ब्राह्मण थे, कोई कह रहे हैं क्षत्रिय थे। काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं नहीं साहब, शूद्र थे। वास्तव में देखा जाए तो गुप्त शासक जो थे ये कुषाणों के सामंत थे। और एक श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने विद्रोह किया और श्रीगुप्त 275 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की स्थापना कर देते हैं। उनके बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठ जाते हैं। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और इनके बाद गद्दी पर बैठता है समुद्रगुप्त, और जो पूरे भारत को एक प्रकार से जीत लेता है। उसके बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। ये सारी चीजें मैंने पिछली कक्षा में आपको विस्तार से बता दी। अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया जाता है, और समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठता है रामगुप्त, जिसके बारे में जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से प्राप्त होती है। कहानी मैंने पूरी सुना दी थी, इसलिए यहाँ रिपीट नहीं करके सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठता है और उसके दरबार में 9 रत्नों की एक मंडली है। कालिदास, शपनक, शंकु, घटकर पर, वराह मिहिर, बेताल भट्ट, वररुचि आदि। एक चीनी यात्री भारत की यात्रा करता है जिसका नाम है फायान। फायान को धर्माचार्य के नाम से भी जानते हैं। उसका यात्रा वृत्तांत है फूकोकी, स्थल मार्ग से आता है और जल मार्ग से चला जाता है। कहता है कि भारत में राजद्रोह के आरोपियों को मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाती, यानी कि भारत में मृत्युदंड की सजा नहीं है, और राजद्रोह के आरोप में अपराधी का दाहिना हाथ काट लिया जाता है। फिर हमने चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेखों के बारे में चर्चा की, मेहरौली स्तंभ की चर्चा की। अब एक शासक बच गए थे हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त फर्स्ट, और इनका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 415 से लेकर 455 ईस्वी है। अब इनके द्वारा भी परम भागवत उपाधि ली गई। तो एक तो परम भागवत, ये गुप्त काल का टॉपिक है, और गुप्त काल में हम पढ़ रहे हैं भाग 2। भाग 2 में शुरुआत करी है हमने कुमारगुप्त से। तो इनकी उपाधि परम भागवत। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों के सबसे ज्यादा अभिलेख हैं, तो बताइएगा कि कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख हैं। सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के हैं, तो आप बताएंगे कुमारगुप्त के हैं, और इनकी संख्या जो है 18 है। ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कुमारगुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट। तो अगर सवाल पूछ रहा है कि किसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो आप बताएंगे कुमारगुप्त के काल में, वर्तमान बिहार में। नालंदा का अर्थ है कमल, और इस नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ
महायान बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? कुमारगुप्त के काल में हुई है। कहाँ है? तो बताएंगे बिहार में है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर एक पुस्तकालय था। ये पूछा गया प्रश्न, लाइब्रेरी। और इस पुस्तकालय का जो नाम था वो था धर्मगंज। किस नाम से जानते हैं? धर्मगंज के नाम से। और इस धर्मगंज नामक पुस्तकालय के 3 भाग थे। पहला भाग रत्नोदधि, रत्नरंजक और रत्न सागर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और आगे चलकर 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी बख्तियार खलजी ने इसे नष्ट कर दिया, जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। योग्य विद्यार्थियों को ही यहाँ पर एक प्रकार से प्रवेश दिया जाता था। और कहा जाता है कि एक विद्यार्थी को 18 सब्जेक्टों का अध्ययन करना पड़ता था। वेनसांग, और अगर देखें तो कई ऐसे जो यात्री हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में आए। शीलभद्र यहाँ के कुलपति के रूप में रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसके काल में स्थापना हो रही है? कुमारगुप्त के काल। ठीक है साहब, आगे चले। अब कुमारगुप्त के काल की एक और घटना है। कुमारगुप्त के काल की एक घटना है आक्रमण की। कुमारगुप्त के काल में याद रखिएगा अटैक हो रहा है पुष्य मित्र जाति का। किसके काल में? कुमारगुप्त के काल। अब ये जो पुष्यमित्र है, जाति जो है, एक प्रकार से देखा जाए कुमारगुप्त के काल में आक्रमण करते हैं। और इसकी जानकारी जो है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। कहां से मिल रही है? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती। और एक चीज याद रखिएगा, स्कंदगुप्त जो है इसके बाद का शासक है। मान लीजिए ये स्कंदगुप्त है, तो स्कंदगुप्त के अभिलेख की बात करें तो स्कंदगुप्त का एक अभिलेख तो याद रखेंगे, भीतरी अभिलेख, यूपी से मिला है। ठीक है। और एक है जूनागढ़। दो अभिलेख हैं। एक तो कौन सा अभिलेख है?
एक है भीतरी अभिलेख और एक है जूनागढ़ अभिलेख। अब इन दोनों अभिलेख से जानकारी मिलती है हुण आक्रमण की। तो ध्यान रखना कि हुण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हुण आक्रमण की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से। तो हमने देखा कि स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त के दो अभिलेख, एक भीतरी और एक जूनागढ़। इन भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है हुण आक्रमण की। तो याद रखिएगा, एक हुण नेता खुशनवाज के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। ठीक है। एक और चीज आपको स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी रखनी है कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब ये जो सुदर्शन झील है, इस सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के काल में इसकी फिर मरम्मत कराई गई। फिर शक शासक रुद्रदामन इसके बारे में उल्लेख करते हैं। और स्कंदगुप्त के काल में, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त के काल में सौराष्ट्र, ये है गुजरात, तो सौराष्ट्र का गवर्नर जो था उसका नाम था पर्णदत्त। मैं बात कर रहा हूं स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, तो जूनागढ़ गुजरात, ठीक है। तो इस सुदर्शन झील से संबंधित बात करें तो निर्माण हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के काल। मौर्य ध्यान रखिएगा, गुप्त नहीं। फिर अशोक के काल में मरम्मत हुई। फिर रुद्रदामन शक शासक था, उसके काल में मरम्मत हुई। और फिर मरम्मत का कार्य शुरू हो रहा है इसके काल में। स्कंदगुप्त के काल। तो स्कंदगुप्त के काल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था पर्णदत्त। और पर्णदत्त का जो पुत्र था उसका नाम था चक्रपालित। ये एक नगर सेठ था। तो चक्रपालित जो है, इसके द्वारा इस सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई थी। तो क्या ध्यान रखना है, सुदर्शन झील से 4 शासक जुड़े हुए हैं। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है।
क्या जानकारी मिलती है कि बोले साहब सौराष्ट्र गुजरात में एक जगह है। सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था पणदत्त, पणदत्त का बेटा था चक्रपालित, और चक्रपालित जो था नगर सेठ। तो ये जो सुदर्शन झील है इसके आसपास जो एरिया है वो नष्ट हो जाता था, तो इसे ठीक कराने का कार्य किया, बांध जो बनाया हुआ था झील के आसपास। अब बात करते हैं गुप्तकालीन साहित्य। तो हेडिंग डाल लीजिए, गुप्तकालीन साहित्य। अगर कोई आपसे पूछे कि साहित्य क्या है, तो बताएंगे साहित्य का मतलब है समाज का दर्पण, कि सोसाइटी में क्या घटना घट रही है, और उसको उस जमाने के ऑथर ने लिखा, और फिर 10 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद अगली पीढ़ी के लोगों ने पढ़ा, तो उस काल के समाज के आईने के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है सर। तो गुप्तकालीन साहित्य की भाषा जो है वो, एक तो याद रखिएगा, संस्कृत है और एक प्राकृत है। एक संस्कृत है और एक प्राकृत है। तो गुप्त काल में उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और निम्न वर्ण के लोग जो हैं वो प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो बोले सर पता कैसे चलता है कि निम्न वर्ण के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो कालिदास के नाटक अगर आप देखें तो उसमें जो पात्र बताए गए हैं, उन पात्रों को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा, निम्न वर्ण के लोग प्राकृत भाषा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये जो है कि साहब गुप्तकालीन राजकीय भाषा क्या थी? तो अगर ये पूछा जाए कि गुप्तकालीन राजकीय भाषा क्या थी, तो आपको बताना है कि गुप्तकालीन राजकीय भाषा जो थी संस्कृत थी। ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें कि गुप्त काल के साहित्य या नाटक के विषय, मान लीजिए कोई नाटक लिखा गया, तो विषय कैसे, इसका सब्जेक्ट क्या? तो विषय की अगर हम बात करें तो विषय जो है प्रणय कथा या प्रेम कथा से है। बहुत सारे प्रेम कथा इसी काल में आपको देखने को मिलती। और जो भी नाटक हैं, इन सब का अंत जो है वो ध्यान रखिएगा सुखांत है। भारत में अधिकतर 99 या 90% से अबव जो भी पिक्चरें बनती हैं, जो भी नाटक हम देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सबका अंत सुखांत होता है। तो यही ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल के जो नाटक हैं, गुप्त काल के नाटकों का जो विषय है वो प्रेम कथा से संबंधित है, और इनका अंत जो है ये एक प्रकार से सुखांत है। लेकिन एक अपवाद है। बोले अपवाद क्या है? बोले शूद्र के द्वारा रचित एक ग्रंथ नाटक मृच्छकटिगम। मृच्छकटिकम का मतलब है मिट्टी का खिलौना। और ये जो मृच्छ कटिकम है, इस नाटक का अंत जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस नाटक का अंत दुखांत।
तो गुप्तकालीन साहित्य की बात करें तो भाषा संस्कृत और प्राकृत है। बोले कैसे पता चला? बोले नाटक से पता चला। फिर नाटक की बात कर ली, तो नाटक की बात कर ली तो आपके सामने चीजें आ गई कि साहब अंत सुखांत है, लेकिन शूद्र के एक नाटक की अगर हम बात करें मृच्छकटिकम, तो शूद्र के नाटक मृच्छकटिकम का अंत दुखांत है। ठीक है सर। अब एक विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो है ये गुप्तकालीन साहित्य, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, गुप्तकालीन साहित्य के लिए पुनर्जागरण काल, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, पुनर्जागरण काल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कौन? मैक्स मूलर। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना। एक बर्नेट महोदय है, वो कहते हैं कि ये जो गुप्तकाल का ये जो समय है, ये यूनान के पैराक्लीज के काल के समान है। बर्नेट एक विद्वान हुए, बर्नेट के अनुसार गुप्तकाल की तुलना यूनान के पैराक्लीज काल से की गई। ठीक है भाई। तो ये दो चीजें मैंने आपसे यहां बात की। फिर एक विद्वान और है, वी ए स्मिथ। दो विद्वान तो आ चुके हैं आपके पास, मैक्स मूलर और बर्नेट। मैक्स मूलर कहते हैं कि साहब गुप्तकालीन साहित्य जो है ये वास्तव में पुनर्जागरण का दौर है भारत में। बर्नेट कहते हैं नहीं, गुप्तकाल यूनान के पैराक्लीज के समय 500 के आसपास की बात है, वहां एक युग हुआ पैराक्लीज का। और वी ए स्मिथ कहते हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की काल से तुलना की गई है। बोले किस काल की तुलना की गई? तो बताएंगे गुप्त काल की। बोले साहब जिस प्रकार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का काल एक प्रकार से स्वर्णिम काल था, औपनिवेशिक दृष्टि से देखें, व्यापारिक दृष्टि से देखें, उसी प्रकार भारत में भी गुप्त काल जो है स्वर्णिम काल रहा है। ये वी ए स्मिथ कहते हैं। मैक्स मूलर पुनर्जागरण शब्द, बर्नेट कहते हैं नहीं साहब यूनान के पैराक्लीज काल के समान है, जैसा वहां स्वर्णिम काल था वैसा यहाँ। ठीक है सर। अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन साहित्य की। तो हेडिंग डाल लीजिए,
गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य। अब इसको हम प्रशस्ति साहित्य में बांट सकते हैं, इसको हम लौकिक साहित्य में बांट सकते हैं, इसको हम धार्मिक साहित्य में बांट सकते हैं। 3 भाग हो गए साहब। और गुप्तकालीन साहित्य को पढ़ने के लिए हम इसे विज्ञान विषयक साहित्य में बांट सकते हैं। ठीक है, तो गुप्तकालीन साहित्य, प्रशस्ति साहित्य, लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और विज्ञान विषयक साहित्य, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रशस्ति साहित्य। सबसे पहला, चलिए, तो प्रशस्ति साहित्य में हम बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति। अगर प्रयाग प्रशस्ति की बात करूं तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैं आपसे पिछली कक्षा में विस्तार पूर्वक बता चुका हूं कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे हरिशेन, 33 पंक्तियां थी, और प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उदयगिरी गुहालेख, उदयगिरी गुहालेख हमने बात की थी, ये भी पिछली कक्षा में, कि चंद्रगुप्त सेकंड के काल में है, 2 लोगों के द्वारा है, एक वीरसेन शाव के द्वारा, एक मालवा के गवर्नर सनकादिक महाराज के द्वारा। और वीरसेन शाव जो थे ये युद्ध सचिव के पद पर थे, तो वहां से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती। एक याद रखेंगे प्रशस्ति साहित्य में, मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति, पहले मैं वर्गीकरण कर देता हूं जिससे कि आपको ठीक लगेगा। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो प्रशस्ति साहित्य के बाद है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, देखिए, लौकिक और पारलौकिक 2 शब्द हैं। लौकिक का मतलब है इस जगत से संबंधित, और पारलौक का मतलब, लौकिक का मतलब है दूसरे जगत से संबंधित। तो सिंपल सी बात है, इस जगत से संबंधित बात कर रहे हैं तो लौकिक साहित्य में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट ले लें एक कथा साहित्य, यानी कहानियां। कथा साहित्य की अगर बात करें तो इसमें देखेंगे कि गुप्त काल में आप पंचतंत्र की कहानियां हैं, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र की कहानियां, और 500 से भी ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, और नैतिकता के पाठ एक प्रकार से सिखाती है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो एक हमको देखने को मिलता है यहाँ व्याकरण साहित्य। साहित्य टॉप पर था, चंद्रगोमिन के द्वारा रचित चंद्र व्याकरण।
तो व्याकरण से संबंधित आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी। फिर इसके बाद इसी जगत में अगर देखें तो शासन चल रहा है, तो शासन से संबंधित साहित्य, शासन से संबंधित साहित्य की अगर बात करें तो एक पुस्तक है जिसका नाम है कामंदक की रचना नीतिसार। इसके अलावा अगर देखें तो कला साहित्य है और नाटक साहित्य। कला साहित्य में अगर हम देखें तो वात्स्यायन का कामसूत्र, और फिर एक और इम्पोर्टेंट देखें तो नाट्य साहित्य। हमने कहा कि साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य को हम सबसे पहले देखें तो प्रशस्ति साहित्य में बांटते हैं। प्रशस्ति साहित्य में हमने देखा प्रयाग प्रशस्ति, फिर हमने बात की उदयगिरी गुहालेख, फिर हमने बात की मंदसौर प्रशस्ति। अब हम बात कर रहे हैं लौकिक साहित्य की। तो लौकिक साहित्य की अगर बात करें तो लौकिक साहित्य में हम सबसे पहले रखते हैं कथा साहित्य, व्याकरण साहित्य, शासन साहित्य, कला साहित्य और नाटक साहित्य। अब नाटक साहित्य, कालिदास के नाटक हैं। साहित्य में अगर हम बात करें धार्मिक साहित्य की, तो धार्मिक साहित्य को हम यहां 3 भागों में बांट सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें यहां तो महाकाव्य, पुराण और स्मृति। महाकाव्य हमारे 2 हैं, रामायण और महाभारत अंतिम रूप से इसी काल में लिखे गए। पुराण, पुराणों की संख्या है 18, इनकी संख्या है 2, बात करेंगे विस्तार से। और फिर स्मृति ग्रंथ, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ब्राह्मण ग्रंथ ही होगा। लेकिन इस काल में बौद्ध और जैन ग्रंथ भी थे, तो एक एक दो दो आपको बौद्ध ग्रंथ भी याद रखने की आवश्यकता है और आपको जैन ग्रंथ भी याद रखने की जरूरत है। धार्मिक साहित्य, और लास्ट में अगर देखें तो विज्ञान विषयक, तो विज्ञान विषयक साहित्य में हम एक आर्यभट्ट को स्थान देंगे और एक हम देंगे वराहमिहिर। आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम, 10 गीतिका, काल क्रियापाद, गोलपाद, गणितपाद जैसी पुस्तकों की रचना करते हैं। वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका, पैताहमा, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और सूर्य जैसे ग्रंथों की रचना करते हैं। और वराहमिहिर जो है वृहत जातिका, पंच सिद्धांतिका जैसी पुस्तकों की रचना करते हैं और ज्योतिष के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार हमने साहित्य का ये एक वर्गीकरण किया है। ठीक है भाई, अब आ जाइए सबसे पहले प्रशस्ति साहित्य, चलते हैं एक एक को पढ़ते हैं। अब पहला हमने लिया है प्रशस्ति साहित्य। तो प्रशस्ति साहित्य में
सबसे पहला जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके बारे में मैं पिछली कक्षा में जानकारी दे चुका हूं। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार जो हैं हरिशेन हैं, और हरिशेन जो थे ये समुद्रगुप्त के काल में सांदी विग्रह के पद पर थे, और प्रयाग प्रशस्ति में कुल 33 पंक्तियां हैं। इसके बाद अगर देखें तो एक उदयगिरी गुहालेख, और इस उदयगिरी गुहालेख के बारे में भी मैंने आपसे पिछली कक्षा में विस्तार से चर्चा की है और समझाया भी है। तो आपको तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उदयगिरी गुहालेख के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं, वो वीरसेन शाव हैं। रचनाकार वीर सेन शाव, और वीरसेन शाव जो थे ये चंद्रगुप्त सेकंड के युद्ध सचिव थे। ठीक है साहब। फिर आइए प्रशस्ति साहित्य में एक बात कर लेते हैं जिसका नाम है मंदसौर प्रशस्ति। ये रह गया था। मंदसौर प्रशस्ति देखिए, कुमारगुप्त के काल में वत्स भट्टी के द्वारा इस प्रशस्ति की रचना की गई। तो ध्यान रखिएगा, इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे वत्स भट्टी। किसके? उदयगिरी गुहालेख। उदयगिरी गुहालेख में जो बातें लिखी ना उसके रचनाकार की बात की जा रही है। ठीक है। और ये वत्स भट्टी जो थे ये किसके काल में हुए हैं? तो आप बताएंगे कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में। और ये वही कुमारगुप्त हैं जिनके बारे में मैंने बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना हुई। फिर ये जो मंदसौर प्रशस्ति है, ध्यान रखिएगा, इस मंदसौर प्रशस्ति में कुल 44 अगर बात करें तो मंदसौर प्रशस्ति में कुल 44 श्लोक हैं। 44 श्लोक हैं। और यहां तंतुवाय श्रेणी यानी रेशम बुनकर के द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती। देखिए साहब, गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त काल स्वर्णिम काल था, व्यापारिक श्रेणी से भी। श्रेणी यानी व्यापारियों का समूह था, और व्यापारियों का एक समूह जो था वो था तंतुवाय श्रेणी। तंतुवाय का मतलब है जुलाहा, तंतुवाय का मतलब है वस्त्र बनाने वाले, और खास तौर से रेशमी वस्त्र से संबंधित। तो मंदसौर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि तंतुवाय श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो याद रखिएगा मंदसौर प्रशस्ति। आगे चलते हैं साहब। आगे हम बात करें तो लौकिक साहित्य। देखिए हमने वर्गीकरण कर रखा है, आप उतारते भी जाइएगा। तो आगे हम बात करें लौकिक साहित्य। तो अब एक एक ग्रंथ के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते जाएंगे। वो वर्गीकरण मैंने आपके सामने रख ही दिया। अब लौकिक साहित्य की अगर बात करें तो भास एक साहित्यकार हुए।
भास की पुस्तक, तो भास की पुस्तक जो है वो एक आप याद रखिएगा, स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता, और एक है दरिद्र चारुदत्त। भास एक उच्च कोटि के विद्वान हुए और इन्हें एक प्रकार से लौकिक साहित्य का प्रथम साहित्यकार माना गया है। ध्यान रखिएगा, भास को लौकिक साहित्य का प्रथम साहित्यकार माना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपसे। स्वप्न वासव दत्ता और दरिद्र चारुदत्त, कुल मिला के अगर देखें तो भास के द्वारा 13 नाटकों की रचना की गई है। ठीक है, इसमें उदयन और अवंती की राजकुमारी की कहानी का उल्लेख मिलता है, और अवंती उज्जैनी और अवंती की जो राजकुमारी थी वासव दत्ता, प्रेम कथा की जानकारी मिलती है। तो पहला है भास, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे चलें। फिर दूसरे नंबर पर हम स्थान दे सकते हैं विष्णु शर्मा को। विष्णु शर्मा, देखिए फैक्ट्स हैं तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई, तो बुक याद रखिएगा, पंचतंत्र की कहानियां। स्कूलों में हमने खूब सुनी है, मगरमच्छ की और बंदर की कहानी। तो पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई और 50 भाषाओं में, बहुत फेमस रही ये किताब, में इसका अनुवाद किया किया जा चुका है। तो एक तो हो गए आपके भास, एक हो गए आपके विष्णु शर्मा, और ये लौकिक कहानियों में से ही हैं। ठीक है साहब, आगे चले तो एक नाम आता है विशाखदत्त। विशाखदत्त, विशाखदत्त की एक पुस्तक की मैं अगर बात करूं तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है इसे पहला जासूसी ग्रंथ माना जाता है साहब, प्रथम जासूसी ग्रंथ। और कौटिल्य के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई थी, उस योजनाओं का वर्णन इसमें ही मिलता है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाना है, या धनानंद के बारे में, या जो भी उनके द्वारा जो योजनाएं हैं, तो कौटिल्य की योजना। योजनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा विशाखदत्त की पुस्तक जो है वो एक और है जो मैं आपको बता चुका हूं, और उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठा और उसने शकों से संधि कर ली। फिर आगे कहानी मोड़ लेती है
और चंद्रगुप्त सेकंड जो है रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। तो ये पूरी कथा यहाँ मिलती है। तो तीसरे लेखक की अगर हम बात करें तो हमारे हुए विशाखदत्त। पहले भास, विष्णु शर्मा, विशाखदत्त। अब अगर हम बात करें तो कामोदक अगले लेखक हमारे। कामोदक, कामोदक की पुस्तक जो है उसका नाम है नीतिसार। नीतिसार में राजा के कर्तव्य क्या है उसकी जानकारी, शासन संबंधी पुस्तक है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की भी जानकारी है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जानकारी मतलब राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी कामोदक की पुस्तक नीतिसार में मिलती है। लेकिन नीतिसार से भी पहले कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ सप्तांग सिद्धांत की भी जानकारी मिलती है। तो कामोदक की एक पुस्तक है नीतिसार। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले महान रचनाकार हुए जिनका नाम है कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्ष्यम, कुमार संभव और रघुवंश जैसी पुस्तकों की रचना करके भारत में साहित्य जगत में अपना नाम इतना अमर और इतना बड़ा कर गए कि शायद ही कोई आने वाले टाइम में भी कालिदास के कलम की जो शैली थी उसको छू भी पाएगा। तो कालिदास के बारे में चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। यह वाली क्लास हमारी यहाँ तक, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।